हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे सेक्शन 6 को फिनिश करने के बाद हम सेक्शन 7 की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि सेक्शन 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। सेक्शन 8 का ताल्लुक है फॉरेन ब्रांचेस से। मैंने कहा जो सेक्शन 7 है उसमें बेसिकली एक ही क्वेश्चन है और वो छोटा सा क्वेश्चन है और उसका ताल्लुक है इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट से। उस क्वेश्चन को मैं फॉरेन ब्रांचेस की बात कराऊंगा, तो पहले हम फॉरेन ब्रांचेस करेंगे। अब जहां तक फॉरेन ब्रांचेस का सवाल है, इसमें हमें क्या करना होगा ये समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ की तरफ देखें। फॉरेन ब्रांचेस। अब जहां तक फॉरेन ब्रांचेस का सवाल है, आपको याद होगा जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्रांच अकाउंट्स को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही आपको ये बताया था कि ब्रांचेस को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था डोमेस्टिक ब्रांचेस और दूसरा मैंने कहा था फॉरेन ब्रांचेस। इजंट इट और नॉट? बताने की जरूरत नहीं है कि डोमेस्टिक ब्रांचेस वो होती है जिनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित होते हैं। तो फॉरेन ब्रांचेस का मतलब है ऐसी ब्रांचेस जो देश की सीमाओं के बाहर स्थित हैं। इज इट क्लियर टू यू? फिर हमने ये भी देखा था जहां तक डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं उसके अंदर हमने देखा था कुछ तो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं। कुछ तो डिपेंडेंट ब्रांचेस थी, कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस थी। तो जहां तक पूरे ब्रांच अकाउंट का सवाल है, इस पार्ट को हम कवर अप कर चुके हैं। अब बच गया इसका आखिरी पार्ट, वो है फॉरेन ब्रांचेस। और अभी मैंने कहा कि फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं। फॉरेन ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कि किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर स्थित है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस इंडिया में है, करेक्ट? हेड ऑफिस अगर इंडिया में है, अभी फिलहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और मान लेते हैं कि इस हेड ऑफिस की कोई ब्रांच है, लेकिन वो ब्रांच इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में जो है लोकेटेड है, यानी कि दिस ब्रांच इज लोकेटेड इन ए कंट्री अदर देन द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस तो इंडिया में लोकेटेड है, अब ब्रांच मान लेते हैं कि यूएसए में है, तो इसका मतलब ये फॉरेन ब्रांच का केस है। इज इट क्लियर टू यू? अब प्रॉब्लम क्या होती है फॉरेन ब्रांचेस के अंदर? बिकॉज जितनी भी फॉरेन ब्रांचेस होती है 99% वो 99 के ऑलमोस्ट 100% वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है। मोर ओवर ये ब्रांच फॉरेन में है, तो इस ब्रांच ने क्या करा होगा कि अपनी अकाउंटिंग जो करी होगी, बिकॉज ब्रांच यूएसए में है और यूएसए की करेंसी डॉलर है, तो इन्होंने यूएस डॉलर है, तो इन्होंने अपनी जो अकाउंटिंग करी होगी वो सारी की सारी यूएस करेंसी यानी कि यूएस डॉलर्स में करी होगी। तो ब्रांच ने तो अपनी सारी अकाउंटिंग यूएस डॉलर्स में करी है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमारी कोई ब्रांच है, तो हमने अभी लास्ट सेशन में यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का जब टॉपिक हमने करा था उसमें हमने देखा था कि हमारी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं अल्टीमेटली क्या होता है कि हम चाहते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर एक ही स्टेटमेंट के थ्रू हम रिफ्लेक्ट करें। अब ये भी हमारी ब्रांच है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूं कि हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब अब आपको मालूम है, isn't it or not? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब है हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो पिक्चर है हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू देना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जितनी भी फॉरेन ब्रांचेज हैं, मान लेते हैं फिलहाल एक ही फॉरेन ब्रांच है, तो इस ब्रांच के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं इनको अपने साथ मिला ले होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम तो इंडिया में हैं और हमारी करेंसी रुपी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और प्रॉब्लम यह है कि ब्रांच ने अपनी अकाउंटिंग जो करी हुई है वो यूएस डॉलर्स में करी है। मैंने बताया था ब्रांच क्या करेगी, अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगी। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, ब्रांच के इस ट्रायल बैलेंस को रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने के बाद यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, ये है कि ब्रांच की सारी अकाउंटिंग जो है वो डॉलर्स में है, तो इसलिए ब्रांच के जितने भी आइटम्स हैं उनको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट का मतलब है कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी करेंसी में करना पड़ेगा? रुपी में करना पड़ेगा। रुपी में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है और इंडिया की करेंसी जो है वो रुपी है। पहले तो आप इस बात को समझ लें, हम दो करेंसी यूज करेंगे बार बार वर्ड। एक हम बोलेंगे रिपोर्टिंग करेंसी। इस केस में रिपोर्टिंग करेंसी जो है वो रुपी है। क्यों है रुपी? इसलिए है क्योंकि हेड ऑफिस जो है इंडिया में लोकेटेड है। तो रिपोर्टिंग करेंसी का बेसिकली मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब ये नहीं कि इंडियन करेंसी, बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं। रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब है करेंसी ऑफ द नेशन, उस देश की करेंसी जहां पर हेड ऑफिस स्थित है। बिकॉज हेड ऑफिस इंडिया में है और इंडिया की करेंसी जो है रुपी है, तो इसलिए ये रिपोर्टिंग करेंसी है।
इज इट क्लियर टू यू? इस केस में रुपी जो है रिपोर्टिंग करेंसी क्यों है? क्योंकि हेड ऑफिस जो है इंडिया में है। तो रिपोर्टिंग करेंसी का बेसिकली मतलब है करेंसी ऑफ द नेशन इन विच हेड ऑफिस इज लोकेटेड। रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी जो होगी वो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा जो भी करेंसी होगी उसको हम फॉरेन करेंसी बोलेंगे। तो इस केस में जो डॉलर होगा उसको हम फॉरेन करेंसी बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांच का जो अकाउंट होगा वो फॉरेन करेंसी में बना होगा, जैसे कि इस केस में डॉलर्स में बना है, और उसको हमें रिपोर्टिंग करेंसी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जब वो ट्रांसलेट कर लेंगे तो ब्रांच की अकाउंटिंग भी रुपी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद हमें आइटम्स को मिलाने में, कंसोलिडेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये बेसिकली थीम है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी तरह समझ लें। अभी तो मैंने कहा हेड ऑफिस इंडिया में है, उल्टा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि कोई हेड ऑफिस है और वो यूएसए में है। हेड ऑफिस मान लेते हैं कि यूएसए में है, तो इस केस में डॉलर जो है वो रिपोर्टिंग करेंसी मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मान लेते हैं ये जो हेड ऑफिस है, इसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में है। अब ब्रांच इंडिया में है, ब्रांच इंडिया में है तो ब्रांच ने अपनी अकाउंटिंग रुपी में करी होगी। इजंट इट और नॉट? तो अब की बार मैं ये बोलूँगा रिपोर्टिंग करेंसी डॉलर है और मुझे रुपी जो है वो फॉरेन करेंसी, और इसको हमें रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं खुद ही आपको बताऊंगा। पहले तो मैंने हल्का सा थीम आपको ये बताया, बाद में हम ये देखेंगे। एक और चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दूं ताकि बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बाद में हमने इसमें ये भी देखना है, जस्ट वेट, कि जो ब्रांचेस होती हैं, फॉरेन ब्रांचेस जो होती हैं, जितनी भी फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, करेक्ट, फॉरेन ब्रांचेस को हम फॉरेन ऑपरेशंस भी कहते हैं। पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं, फॉरेन ब्रांचेस या फॉरेन ऑपरेशन ये सिनोनिमसली वर्ड यूज होते हैं। तो जितने भी फॉरेन ऑपरेशंस या फॉरेन ब्रांचेस होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, IFO, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में, सपोज हमारा हेड ऑफिस है, मान लेते हैं हेड ऑफिस इंडिया में है, और मान लेते हैं कि हमारी ब्रांच जो है वो यूएसए में है फॉर सिंप्लिसिटी, करेक्ट। अब मान लेते हैं हमारा हेड ऑफिस जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह में डील करता है या इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर मेरी ब्रांच भी इसी तरह के प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि जिस लाइन ऑफ ट्रेड में हम हैं, यानी कि हेड ऑफिस, अगर उसी लाइन ऑफ ट्रेड में हमारी ब्रांच भी है, तो हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल ब्रांच है या इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अगर मेरी ब्रांच एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है, मान लेते हैं कि अब जो मेरी ब्रांच है, अगर ये ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, करेक्ट, उनसे हट करके कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उस केस में ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस मानी जाएगी। तो सिंपल अल्फाज में, एक आम बोलचाल की भाषा में मैं कहूँगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब है कि ब्रांच वही एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रही है जो कि हेड ऑफिस कर रहा है, जबकि नॉन इंटीग्रल में ब्रांच हो सकता है वो एक्टिविटीज़ ना कर रही हों जो कि हेड ऑफिस कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ भी मालूम चल गई, अब क्या होता है इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने अभी तुमसे ये कहा कि जितने भी हमारे फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं या जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, जितने भी हमारे फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं, करेक्ट, चाहे वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो चाहे वो नॉन इंटीग्रल हो, हालांकि तुम्हारे लेवल पे इंटीग्रल ही है अधिकतर ज़्यादा, लेकिन फिर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, चाहे वो इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल हो, अल्टीमेटली जो फॉरेन ऑपरेशन है उन्होंने जो अकाउंटिंग करी है वो फॉरेन करेंसी में करी है, और उस फॉरेन करेंसी को मैंने बताया कि हमें रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि इनका जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर जितने भी आइटम्स ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं वो फॉरेन करेंसी में हैं, करेक्ट, वो फॉरेन करेंसी में है और उनको रिपोर्टिंग करेंसी में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंसोलिडेट कर पाएंगे। अब जाहिर है कि फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करने के, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन रूल, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट।
बीच में इंटरनेट लैग हो गया इसलिए मैं स्टॉप हो गया। तो मैंने कहा जितने भी फॉरेन करेंसीज, जितने भी हमारे फॉरेन ऑपरेशंस होंगे उनकी अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी में होगी, उनके एसेट्स और लायबिलिटी फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड हैं, तो उनको हमें रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि मेरी ब्रांच इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस है। अब मैं इनके एसेट्स और लायबिलिटी जो फॉरेन करेंसी में उसको मैं रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करूंगा। अब होता क्या है कि जब हम इनके ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर तो कुछ डिफरेंस आ सकता है, कुछ डिफरेंस आएगा। अगर वो डिफरेंस आएगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाएगा अगर ये इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है। लेकिन अगर ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है तो उनके ट्रायल बैलेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग करेंसी में और उस केस में कोई डिफरेंस आएगा तो फिर हम उसको पीएनएल अकाउंट में नहीं ले जाते, उसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जाहिर है कि ये जो चीज़ें मैंने पहले बताई मैं ज़रा क्विकली इसके बारे में तुम्हें लिखा भी दूँ ताकि तुम्हें बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो अब मेरे साथ साथ फटाफट आप पहले तो पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह अपना निकाल लें। कितने बार आपको बोला जाता है लिखने के लिए, लेकिन आप लिखते नहीं हैं। तो फॉरेन ब्रांचेस का टॉपिक मैंने अब स्टार्ट करा। फॉरेन ब्रांचेस लिखें फटाफट मेरे साथ साथ थोड़ा सा। तो फॉरेन ब्रांचेस, अब फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फिर भी फॉरेन ब्रांचेस करेक्ट। तो फॉरेन ब्रांचेस के अंदर मैंने तुम्हें लिखा है फॉरेन ब्रांचेस आर दोज, फॉरेन ब्रांचेस आर दोज which are located outside the domestic territory, जो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर स्थित होती हैं। आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी, एक तो ये चीज़ आपको पहले मालूम होनी चाहिए और ये आपको मालूम भी है। डोमेस्टिक टेरिटरीज, आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरीज, एक तो ये चीज़ आपको इसमें मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर थोड़ी देर पहले मैंने अभी तुमसे कहा कि जितनी भी फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, फॉरेन ब्रांचेस को फॉरेन ऑपरेशन भी कहते हैं। पहले तो मैंने आपको ये बताया, फॉरेन ब्रांचेस कह लो या फॉरेन ऑपरेशंस कह लो, फॉरेन ब्रांचेस या फिर ऑपरेशंस। जितने भी फॉरेन ब्रांचेस या फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं, अभी कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि या तो ये इंटीग्रल होंगे या नॉन इंटीग्रल होंगे। इज इट क्लियर टू यू? यही मैंने आपको बताया था। जितने भी हमारी फॉरेन ब्रांचेस होती हैं या तो वो इंटीग्रल होंगी या नॉन इंटीग्रल होंगी। इज इट क्लियर टू यू? तो मैंने अभी अभी तुमको ये भी बताया था कि इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। एनीवे, इंटीग्रल या तो वो इंटीग्रल होंगी और या फिर इसका मतलब है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, या फिर वो नॉन इंटीग्रल होंगी। नॉन इंटीग्रल, तो फॉरेन ऑपरेशन या तो इंटीग्रल होते हैं या नॉन इंटीग्रल होते हैं। अभी मैंने कहा कि इंटीग्रल तब माने जाते हैं, यानी कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं? सच फॉरेन ऑपरेशन या फॉरेन ब्रांचेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एफओ लिख दिया। तो सच फॉरेन ऑपरेशंस whose एक्टिविटीज जिनकी की एक्टिविटीज सिमिलर होती हैं, whose एक्टिविटीज are similar to activities of head office, are similar to activities of head office, activities of head office। सिंपल वर्ड्स में ये वो ब्रांचेस होती हैं जो उसी तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जिसमें कि हेड ऑफिस इन्वॉल्व है। और नॉन इंटीग्रल इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन इंटीग्रल are those foreign operations whose activities are not similar to
एक्टिविटीज ऑफ हेड ऑफिस, एक्टिविटीज ऑफ हेड ऑफिस। तो इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का मतलब तो आपको पता लग गया है। उसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जब हम अपनी फॉरेन ब्रांचेस के द्वारा प्रिपेयर करे गए ट्रायल बैलेंस को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद कुछ डिफरेंस आएगा, करेक्ट। तो अगर वो डिफरेंस आएगा और अगर वो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है तो मैंने कहा उसको हम P&L में ले जाएंगे। तो ये पॉइंट भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। एनी एक्सचेंज डिफरेंस, एनी एक्सचेंज डिफरेंस, एनी एक्सचेंज डिफरेंस, any exchange difference arising out of conversion of ट्रायल बैलेंस। तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे और कुछ डिफरेंस ऐसे में आ सकता है, ट्रायल बैलेंस ऑफ सच ऑपरेशंस, सच ऑपरेशंस का मतलब इंटीग्रल ऑपरेशन, सच ऑपरेशंस इज ट्रांसफर टू, और उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पहले तो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ लिखी कि कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अगर आता है, एनी एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ED लिख दिया, एनी एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग, एनी एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ conversion of ट्रायल बैलेंस, शॉर्ट में मैंने TB लिख दिया, ट्रायल बैलेंस ऑफ सच ऑपरेशन यानी कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज ट्रांसफर्ड, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। बस ये ध्यान रखना है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, काफी बड़ा वर्ड है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो आगे से हम इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर देंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, FCTR। इज इट क्लियर टू यू? एक तो ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। फिर मैंने अभी तुम्हें यह भी बताया कि रिपोर्टिंग करेंसी का बेसिकली मतलब क्या है। बहुत से बच्चे ना इसको गलती करते हैं, वो सोचते हैं रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब रुपीज से हो, ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब है उस देश की करेंसी जहां पर हेड ऑफिस है, रिपोर्टिंग करेंसी। तो रिपोर्टिंग करेंसी का बेसिकली मतलब है करेंसी ऑफ द नेशन वेयर हेड ऑफिस इज लोकेटेड। रिपोर्टिंग करेंसी इज द करेंसी of the nation where head office is located, तो जहां हेड ऑफिस लोकेटेड होगा उस देश की जो करेंसी होगी उसको रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे। और अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपको यह भी बताया कि फॉरेन करेंसी क्या होगी। फॉरेन करेंसी का मतलब करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़ करके कोई भी करेंसी होगी उसको हम फॉरेन करेंसी बोलेंगे, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब हो गया करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, करेक्ट। करेंसी other than reporting currency, RC, रिपोर्टिंग करेंसी। तो रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी होगी वो फॉरेन करेंसी होगी। अब ये चीज़ें समझने के बाद जाहिर है कि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ट्रांसलेशन के रूल्स क्या हैं।
ट्रांसलेशन रूल्स। अब जो ट्रायल बैलेंस है फॉरेन ऑपरेशन का, उसको ट्रांसलेट का मतलब है कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन रूल्स। ट्रांसलेशन रूल्स। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी ब्रांच है वो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें क्वेश्चन में कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होगा कि ब्रांच इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल। अगर लिखा नहीं होगा तो तुम हमेशा ये मान के चलोगे कि वो इंटीग्रल है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि 99.99% ब्रांच जो होगी वो इंटीग्रल ही होगी। अब उसका जो ट्रायल बैलेंस है इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच का, उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, तो जो ओपनिंग स्टॉक है उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको आप कन्वर्ट करेंगे एज पर ओपनिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से। कैसे करेंगे? एज पर ओपनिंग एक्सचेंज रेट। ओपनिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप कन्वर्ट करेंगे। जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा ईयर की बिगनिंग में, उसके हिसाब से आपने कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को आप कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जो क्लोजिंग ईयर के एंड में रेट चल रहा होगा। उसके अलावा जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, ऑल रेवेन्यू नेचर आइटम्स, एक्सेप्ट स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको याद है हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो बेसिकली ये भी पहले तो रेवेन्यू नेचर के आइटम क्या होते हैं जो आप अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखते हैं। तो मैंने लिखा सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के आइटम सिवाय स्टॉक के, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के, एंड डेप्रिसिएशन के। इनको छोड़ के जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम हैं, चाहे वो परचेजेज हैं, चाहे वो सेल्स हैं, चाहे वो सैलरी एक्सपेंस हैं, या कोई भी एक्सपेंस है, करेक्ट। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे उनको हम एवरेज एक्सचेंज रेट के हिसाब से करेंगे। एवरेज एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा ऑल मॉनिटरी आइटम्स, ब्रैकेट में लिखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑल मॉनिटरी आइटम, ये मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम बैलेंस शीट के आइटम से रिलेट करता है। ये जो टर्म है, सिंपल वर्ड्स में आपके लेवल पे आप इतना समझ लो, मॉनिटरी आइटम यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो या तो मॉनिटरी होते हैं या नॉन मॉनिटरी आइटम होते हैं। 99% मॉनिटरी आइटम ही होते हैं, 1% नॉन मॉनिटरी आइटम होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम होते हैं या तो मॉनिटरी होते हैं या नॉन मॉनिटरी होते हैं। अब मॉनिटरी आइटम क्या होते हैं? सपोज मैंने डेटर्स के आगे 1 लाख रुपए लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो 99.99% चांसेस हैं कि मुझे 1 लाख रुपए मिल ही जाएंगे, या 100% चांसेस हैं कि जो फिगर मैंने लिखी है उतना अमाउंट मुझे मिल जाएगा। अब आप मुझे काउंटर कर सकते हो, सर बैड डेट्स भी तो हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि आए दिन बैड डेट्स होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो फिगर मैंने लिखी है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें इतना अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरह से मैंने अगर बिल्स रिसीवेबल के आगे क्या बोलते हैं 40,000 रुपये लिखा है, तो मुझे मालूम है कि इतना अमाउंट मुझे मिल जाएगा। हालांकि वो डिसऑनर भी हो सकता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो फिगर मैंने लिखी है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उतना अमाउंट मिल जाएगा। तो ऐसे आइटम करेक्ट, उनको हम मॉनिटरी आइटम बोलते हैं। यानी कि जो फिगर हमने बैलेंस शीट में लिखी हुई है और चांसेस उतना ही अमाउंट मिलने के हैं, वो मॉनिटरी आइटम होते हैं। और मैंने कहा 99% मॉनिटरी आइटम ही होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि अब जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिखी है बैलेंस शीट में 5 लाख, तो अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी को बेचूं तो जरूरी थोड़ी है मुझे 5 लाख ही मिले, हो सकता है कि मुझे 3 लाख ही मिले।
हो सकता है कि मुझे 7 लाख मिल जाए। यानी कि यहाँ फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं है। ऐसे आइटम जिसके आगे फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं है वो नॉन मॉनिटरी आइटम कहलाते हैं। लेकिन 99% आइटम मैंने कहा कि मॉनिटरी आइटम होते हैं। करेक्ट। अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज करके आपको नहीं बताना चाहता मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। सिंपल वर्ड्स में बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होंगे आप ऐसे याद रख लो, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है एसेट और लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज, करेक्ट, उनको आपने क्लोजिंग रेट के हिसाब से, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करना है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करना है। लेकिन अभी मैंने कहा जितने भी बैलेंस शीट के आइटम हैं, वैसे अब मैंने यहां पर लिखा फिक्स्ड एसेट, और वैसे फिक्स्ड एसेट जो है वो नॉन मॉनिटरी आइटम है। फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट का आइटम है लेकिन ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। समझ में आया? तो केवल फिक्स्ड एसेट का आपने ध्यान रखना है। फिक्स्ड एसेट को किस रेट से करेंगे? यहां मैं लिख रहा हूं एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जिस तारीख को मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है उस तारीख को जो रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन होगा, फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन होगा, जो रेट तुमने फिक्स्ड एसेट पे लगाया है वही रेट, उसी रेट से डेप्रिसिएशन को भी हम कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए आप ओपनिंग रेट नहीं लेंगे, क्लोजिंग रेट नहीं लेंगे, एवरेज रेट नहीं लेंगे। जिस तारीख को आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा होगा उस दिन का रेट लेंगे और वही रेट आप यूज करेंगे जो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन है उसको कन्वर्ट करने के लिए। उसके अलावा अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको मैं बोलूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। ऐसा हो सकता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे हों, और अधिकतर इंटीग्रल के केस में तो ऐसा ज्यादा ही होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर कभी क्वेश्चन में गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया होगा तो इसको मुझे कोई रेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। वैसे मैं यहां सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं एक्चुअल बेसिस। अब ये एक्चुअल बेसिस का क्या मतलब है ये अभी तुम्हें थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। एक्चुअल बेसिस। एक और आइटम है हेड ऑफिस अकाउंट, क्योंकि ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, आपको मालूम है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड ऑफिस का अकाउंट नजर आता है जो ये शो करता है ब्रांच ने हेड ऑफिस को इतने पैसे देने हैं, और इसको भी मैं एक्चुअल बेसिस पर करूंगा। ये एक्चुअल बेसिस का क्या मतलब है मैं अपने आप समझाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? ये तो था इंटीग्रल, और मैंने कहा तुम्हें 99.99% क्वेश्चन जो होगा वो इंटीग्रल का ही होगा। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं होता कि ब्रांच इंटीग्रल है या फॉरेन ब्रांचेस है, तो उसमें आपको मानना ही पड़ता है कि ये इंटीग्रल है। बाई चांस अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ ले कि ये नॉन इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, अगर नॉन इंटीग्रल है तो तब भी यही तरीका है, यही रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत चेंज है रूल में। ओपनिंग स्टॉक इसी रेट से करेंगे, क्लोजिंग भी इसी से करेंगे, रेवेन्यू आइटम भी एवरेज रेट से ही करेंगे, नॉन मॉनिटरी आइटम भी क्लोजिंग रेट से ही करेंगे। बस फर्क क्या है? ओहो, कहीं आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ मेरा मतलब, मैं चलो इसको लिख ही देता हूँ प्रॉपरली, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि ओपनिंग रेट है, इसमें भी ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट है, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट और क्लोजिंग रेट। ठीक है। अब बस एक डिफरेंस है, जो फिक्स्ड एसेट है इंटीग्रल के केस में मैंने कहा उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस तारीख को मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदे होंगे उस तारीख का, उस डेट का एक्सचेंज रेट में यूज करूंगा। लेकिन अगर ब्रांच नॉन इंटीग्रल है तो उस केस में मैं क्लोजिंग रेट यूज करूंगा। और मैं बता ही चुका हूं जिस रेट से फिक्स्ड एसेट कन्वर्ट होते हैं उसी रेट से डेप्रिसिएशन भी कन्वर्ट होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन भी इस केस में क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रूल सेम है एक्चुअल बेसिस। तो तुमने देखा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब जाहिर है कि ये जो काम हमने करा इसको समझना भी जरूरी है, बिना उसके कैसे काम समझ में आएगा। लीजिए जी, इसको समझाने के लिए आप फटाफट यहां देखें तो आपकी समझ में अब ये आ जाएगा। अब ये मैंने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन बनाए हैं। 8.1 को देखें।
8.1 में उसने क्या कहा, पहले तो ध्यान से देखें। वो कह रहा है W1 इनकॉर्पोरेशन एन इंडियन कंपनी हैज़ ए ब्रांच एट कंट्री एक्स। हम मान लेते हैं कि W1 लिमिटेड नाम की कंपनी इंडियन कंपनी है और ये इंडिया में ही है, करेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग करेंसी रुपी है, और ब्रांच जो है कंट्री एक्स में है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज एट सो एंड सो डेट इज गिवन टू यू। अब ब्रांच का ये ट्रायल बैलेंस दिया है जो कि तुम देख रहे हो डॉलर्स में दिया हुआ है, करेक्ट। तो ब्रांच ने हमें अपना ट्रायल बैलेंस बना करके दे दिया, जिसमें ब्रांच ने बताया भाई हमारे पास फिक्स्ड एसेट इतने डॉलर्स के हैं, ओपनिंग स्टॉक इतने का है, परचेजेस इतने की हैं, सेल्स इतने की है, और गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। देखो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे होंगे, तो ब्रांच ने वो रिसीव भी तो करे होंगे। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस का मतलब है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे थे, तो ब्रांच ने क्या लिखा है, $34,000 के गुड्स हमने रिसीव करे। फिर कैरेज इनवर्ड एंड अदर ब्रांच एक्सपेंसेस 5,000 के तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है, 5,000 ये सब डॉलर्स में। डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैश एट बैंक है और हेड ऑफिस अकाउंट है। मैंने कहा ये दो आइटम इंपॉर्टेंट होते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंट। यानी कि ब्रांच क्या कह रही है कि हमने इन टर्म्स ऑफ डॉलर 46,000 रुपीज़ हेड ऑफिस को देने हैं, और ब्रांच ये कह रही है इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमने इतने गुड्स रिसीव करे। अब यहां पर देखें पॉइंट, हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच फॉर ₹15 लाख। अभी मैं जो तुम्हें पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था एक्चुअल बेसिस, समझे। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं और यहां लिखा हुआ है कि 20 लाख के भेजे हैं, करेक्ट। हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट 15 लाख, 15 लाख के गुड्स हेड ऑफिस ने कहा कि हमने ब्रांच को भेजे। अब यही गुड्स ब्रांच ने रिसीव करे हैं और ब्रांच ने उसके आगे $34,000 लिखा हुआ है। ये तो रुपी है और ये डॉलर्स लिखा है। जब मैं कह रहा हूं एक्चुअल बेसिस, तो इसका मतलब इस आइटम को मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मुझे मालूम है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रुपी वैल्यू 15 लाख है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जो ये दो आइटम मैंने आपको लास्ट में लिखाए हैं एक्चुअल बेसिस, उसका क्या मतलब है समझ में आ जाना चाहिए। उनको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास मौजूद रहती है। अब जैसे कि ये भी देख लो, ब्रांच कह रही है कि हमने $46,000 देने हैं, $46,000 का पैसा देना है। ब्रांच क्या कह रही है, हमने $46,000 हेड ऑफिस को देने हैं क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है हेड ऑफिस का। अब देखो यहां क्या लिखा है, एक तो खैर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, उसको छोड़ो। यहां पर एक चीज लिखी है पॉइंट नंबर 2 में कि हेड ऑफिस बुक्स के मुताबिक हमने 20 लाख रुपए ब्रांच से लेने, यानी कि हेड ऑफिस ये कह रहा है कि हमने ब्रांच से 20 लाख रुपए लेने और ब्रांच कह रही है हमने $46,000 देने। तो इसका मतलब इस $46,000 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 20 लाख रुपए। अब उसने क्वेश्चन में एक चीज और दे दी कि जो फिक्स्ड एसेट खरीदे गए हैं, फिक्स्ड एसेट वेर परचेज्ड एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज 60 to $1, यानी कि जिस दिन हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे वैसे वो हमने इस दिन खरीदे हैं। वो कह रहा है उस दिन जो रेट चल रहा है वो ये चल रहा है, नंबर 1। और उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट भी गिवन है ओपनिंग डेट को। वो कह रहा है $1 63 रुपीज़ के बराबर है। और उसके अलावा उसने क्लोजिंग रेट भी दे दिया कि $1 इज इक्वल टू 67, और एवरेज रेट भी तुम्हें करके दे दिया है। एवरेज रेट कह रहा है कि $1 65 के बराबर है। समझ में आया? अब मैंने क्या करना है एक बार मैं तुम्हें अच्छी तरह करके बता दूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखें जी, यहां पर बिकॉज मुझे तुम्हें समझाना भी होता है, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा ही समझाना होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांसलेशन ऑफ। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि लिखा ही नहीं है कौन सी ब्रांच है, तो मैं क्या मान के चलूंगा, इंटीग्रल है। तो ट्रांसलेशन ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन या फॉरेन ब्रांच इन रिपोर्टिंग करेंसी। अब हम उसको रिपोर्टिंग करेंसी में, रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होगी, रुपी होगी। रिपोर्टिंग करेंसी में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग करेंसी रुपी क्यों है? रुपी क्यों है?
क्योंकि हेड ऑफिस इंडिया में है, करेक्ट। अच्छा जी, हालांकि इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे तुम्हें कुछ समझाना भी होता है। एक्चुअली जो मैंने पहले 3 कॉलम बनाए, यहाँ मैंने लिखा डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये पहले 3 कॉलम मैंने कुछ नए नहीं बनाए, ये तो मैं पूरा क्वेश्चन ही उतारूंगा। उसके बाद जो मैंने अगला कॉलम बनाया, उसके आगे मैंने लिखा एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, करेक्ट। ये मैंने एक्सचेंज रेट का कॉलम बनाया, और उसके अलावा थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिएगी, और तो उसके बाद फिर मैंने 2 कॉलम और बनाए, ये डेबिट और ये क्रेडिट, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है उसको मुझे अब क्या बोलते हैं, रुपी वैल्यू में, यानी कि रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी एकदम से समझ में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ध्यान से देखें, मुश्किल कुछ नहीं है। सबसे पहला आइटम मुझे फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में दिया था, राइट सर। फिक्स्ड एसेट कितना दिया था, 51,000 दिया है। देखो ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, यानी कि ये जो पहले 2 कॉलम है, मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ, पहले 2 कॉलम जो हैं ये डॉलर्स में है, क्योंकि ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, इजंट इट और नॉट, $51,000। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जिस दिन मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, मैं उस दिन का रेट देखूंगा। और अभी हमने नीचे पढ़ा था, यहां पर लिखा भी हुआ था कि जिस दिन हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे उस दिन रेट जो है वो 60 रुपीज चल रहा है। तो $1 इज इक्वल टू 60, यहां तुम लिखोगे 60, $1 इज इक्वल टू 60। इज इट क्लियर टू यू? $1 60 रुपए के बराबर, यानी कि एक्सचेंज रेट तो है, लेकिन यहां पर भी आप रुपये लिखना। इज इट क्लियर टू यू? $1 इज इक्वल टू 60। अगर $1 60 रुपए के बराबर है, ये डॉलर है, ये रुपये है, तो $51,000 कितने रुपए के बराबर होंगे? आप सीधा मल्टीप्लाइड कर दो 51,000 इंटू 60। तो 51,000 इंटू 60 जब मैं मल्टीप्लाइड करूंगा, ये डेबिट साइड का आइटम है। अब मल्टीप्लाइड करने के बाद जो फिगर आ जाएगी वो 30,60,000, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। इस तरह मैं कन्वर्ट करूंगा, यानी कि जो $51,000 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग करेंसी में जो वैल्यू है वो इतनी है। उसके बाद अगला आइटम ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा $22,000। अब जो $22,000 हैं ये ओपनिंग स्टॉक है, तो तुम ओपनिंग रेट यूज करोगे। ओपनिंग रेट कह रहा है कि $1 इज इक्वल टू 63 रुपीज, तो 22,000 को 63 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 63 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 13,86,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तुम डायरेक्टली ये लास्ट के 3 कॉलम बना सकते थे, शुरू के 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, वो तो क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं जरा समझाना चाह रहा हूं इसलिए मैंने बताया। ओपनिंग स्टॉक के बाद फिर क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है। अब परचेजेस आपने लिखी, अब परचेजेस जो है $65,000 की। परचेजेस आप कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग और पीएनएल में ही लिखते हैं। जब मैं ट्रेडिंग पीएनएल कह रहा हूँ तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल में लिखते हैं। मैंने अभी बताया कोई भी आइटम जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखते हैं वो सारे आइटम मोस्टली जो होंगे स्टॉक को छोड़ के, डेप्रिसिएशन को छोड़ के, एवरेज रेट के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन में एवरेज रेट 65 दिया हुआ था, इजंट इट और नॉट? तो 65,000 को 65 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 61,75,000 आ जाएगा। देखो डेबिट का आइटम डेबिट में ही लिखना है, परचेजेस डेबिट में लिखा है तो डेबिट में ही वैल्यू लिखनी है। अब सेल्स हैं, जैसे अब सेल्स तुम्हें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? सर क्वेश्चन में सेल हमें दी हुई है इतनी, $1,66,000 की। सेल भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, इसमें भी 65 का रेट अप्लाई होगा, तो ये क्रेडिट में आप लिखोगे 107,90,000। कन्वर्ट करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा 1,07,90,000। उसके बाद देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया, जो मैं उस वक्त बता रहा था। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है, ब्रांच ने लिखा हुआ है ऑलरेडी $34,000। अब मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने एक्सचेंज रेट में डैश कर दिया, या तुम एक्चुअल बेसिस भी लिख सकते हो, करेक्ट? या डैश कर दो या एक्चुअल लिख दो, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू तो पहले से ही मालूम है ना। मुझे मालूम है कि हमने जो गुड्स भेजे हैं वो 15 लाख के थे, 15 लाख के गुड्स हमने भेजे हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास पहले से ही मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू?
गुड सेंड टू ब्रांच के बाद फिर कुछ एक्सपेंसेस थे, कैरेज वगैरह, तो मैंने अभी सिर्फ कैरेज एटसेट्रा लिख दिया। अब जो कैरेज का खर्चा तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कैरेज इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंसेस दिए हुए थे, वो मेरे ख्याल से दिए हुए थे $5,000 के, करेक्ट? 5,000 के ही दिए थे ना, 5,000 के, राइट सर। तो अब ये भी जो है आइटम जो है रेवेन्यू नेचर का है, तो एवरेज रेट में यूज़ करूंगा 65। अब 65 आप करेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे 5,000 को 65 से, तो 3,25,000 आ जाएगा। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स जो है बैलेंस शीट का आइटम है। आप इस तरह से याद रख लें, सारे बैलेंस शीट के आइटम क्लोजिंग रेट से करेंगे, फिक्स्ड एसेट को छोड़ के। आप मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी छोड़ो, आप ऐसे याद रख लेना। अब डेटर्स की वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें, सॉरी ट्रायल के अंदर जो दी हुई है, वो 9,000 दी हुई है। अब मैंने अभी बताया कि क्लोजिंग रेट मुझे यूज़ करना है, और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट जो है वो 67 है। तो डेटर्स जब मैं लिखूंगा तो 6,03,000 मैं यहाँ पर लिखूंगा, 6,03,000। डेटर्स के बाद फिर मैं क्रेडिटर्स लिखूंगा, और क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने दिए हैं? $7,000 के दिए हैं, तो $7,000। क्रेडिटर भी बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए क्लोजिंग रेट 67 मैंने यूज़ करा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 4,69,000। लास्ट में उसने लिखा है ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट। अब ब्रांच ने तो क्रेडिट में लिखा है $46,000। ये ध्यान रखना, ब्रांच ने क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब है ब्रांच कह रही है इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमने हेड ऑफिस को इतना पैसा देना है। मैंने कहा इसको भी मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से इतना पैसा लेना है, तो इसका मतलब $46,000 इज इक्वल टू 20 लाख। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन थी। इज इट क्लियर टू यू? अब ध्यान क्या रखना है, ये अब तुमने पूरे ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर दिया रुपये में। ये डॉलर में था, अब रुपये में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे? पहले तो देखिए जी, यहां पर पहले तो आपने दोनों को टोटल करना है। अब जब मैं टोटल करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरी ये वाली साइड जो है ज़्यादा बड़ी है, 132.59, करेक्ट? यानी कि ये वाली साइड क्रेडिट के जो आइटम हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब क्रेडिट के आइटम जो बड़े हैं, जस्ट वेट, अब मैं इधर का भी टोटल करूंगा, और इधर का टोटल जो आ जाएगा वैसे 132,50,0, यानी कि ये वाली साइड छोटी है। वैसे दोनों का टोटल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने करके बता दिया। इससे क्लियर हो गया कि क्रेडिट की साइड बड़ी है, डेबिट की साइड छोटी है। अब ये जो डिफरेंस आएगा 9,000, जाहिर है कि मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इस डिफरेंस को मैं लिखूंगा तो एक्सचेंज डिफरेंस लिखूंगा, तो मैं एक्सचेंज डिफरेंस, ये एक्सचेंज डिफरेंस है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो ये डिफरेंस होगा वो P&L अकाउंट में चला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें याद रखना होगा इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हें दिया था, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर नहीं लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक आप अलग से नीचे लिखेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक जो नीचे दिया हुआ है, उसने लिखा था कि ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो $20,000 का है, और मैंने तुम्हें बताया था जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग रेट के हिसाब से आप कन्वर्ट करेंगे। अब क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 13,40,000 ये फिगर आपकी आ जाएगी। याद रखें, अभी मैं सिर्फ आपको कन्वर्जन के रूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू किस तरीके से कन्वर्ट करा जाता है? अब ये जो क्वेश्चन है, करेक्ट मान लेते हैं, देखो मैंने कहा ना ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन ही है, ठीक है? ये तो मैंने सॉल्यूशन कराई हुआ है। अब सपोज यही क्वेश्चन, देखो फिगर्स तो मैंने सेम ही लिख दी हैं, ठीक है? सेम फिगर्स हैं, 51,000, 22,000, परचेजेस 95, 166, गुड्स सेंड टू ब्रांच 34, 5973, वही फिगर्स मैंने लिख दी। सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट था। नीचे भी वही चीज़ लिखी है कि जो हमने गुड्स भेजे हैं वो 15 लाख के हैं, और हेड ऑफिस कह रहा है हमने 20 लाख रुपए देने हैं। क्लोजिंग स्टॉक $20 का है, और फिक्स्ड एसेट जो परचेज करा गया है वो इस तारीख को परचेज करा गया है, और इस दिन का एक्सचेंज रेट $1.60 के बराबर है।
और वही रेट इस क्वेश्चन में भी है। बिगनिंग का रेट 63 का है, क्लोजिंग रेट 67 का है और 65 का। सपोज मैं मान लूं कि अब की बार जो ब्रांच है वो नॉन इंटीग्रल है। अगर ब्रांच नॉन इंटीग्रल है तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी मैंने तुम्हें बताया। सबसे पहले अगर ये नॉन इंटीग्रल है तो देखो जो फिक्स्ड एसेट है 51,000 के, तुम्हें याद होगा इंटीग्रल के केस में हमने जो रेट लिया था 60 लिया था, क्योंकि मैंने कहा था इंटीग्रल के केस में जिस तारीख को हमने खरीदा होगा उस दिन का जो रेट होगा वो मुझे यूज करना पड़ता है। लेकिन ये तो नॉन इंटीग्रल है, और नॉन इंटीग्रल के केस में मैंने अभी आपको क्या बताया कि नॉन इंटीग्रल के केस में क्लोजिंग रेट के हिसाब से करना है, बस ये डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सारे रूल्स वही चलेंगे। करेक्ट। देखो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग रेट से करेंगे, वही फिगर आ जाएगी। परचेजेज है 95,000 की, इसमें एवरेज रेट यूज करेंगे। जो हमने सेल्स करी हैं इतनी करी हैं उसको 65 से, क्योंकि एवरेज रेट, तो ये फिगर आ जाएगी। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस $34,000 है। मैंने कहा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास मौजूद रहती है तो एक्चुअल बेस पर। फिर कैरेज, ये भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो एवरेज रेट यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डेटर्स को क्लोजिंग वैल्यू से, बाकी सब चीज़ें सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी। 7,000 इंटू 67, करेक्ट। और इसी तरह से कैश एट बैंक है उसको क्लोजिंग रेट के हिसाब से करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही हैं, बस अब इस केस में भी हेड ऑफिस अकाउंट जो लास्ट में आइटम दिया हुआ था उसको आप कन्वर्ट कर लेना। अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब की बार भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी आप डिफरेंस, अब की बार डिफरेंस इस तरफ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना आपने एक्सचेंज डिफरेंस ही है। बाद में हम देखेंगे कि फॉरेन ब्रांचेस में भी हमें एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इज इट क्लियर टू यू? तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व जो है, जो फॉरेन, जब मैंने कहा जो एक्सचेंज डिफरेंस इंटीग्रल के केस में आता है वो तो पीएनएल में जाएगा, लेकिन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये अभी मैंने तुम्हें एक बेसिक सा आइडिया दिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे जिसमें कि एडजस्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, उसमें एडजस्टमेंट बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि अब 8.3 को देखें। 8.3 में क्या कहते हैं? W3 Incorporation an Indian company has branch at country X। अब वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज एट 31st of 3 इज एज फॉलोज। अब जो ट्रायल बैलेंस है तकरीबन वही आइटम है जो मैंने अभी तक लिखे थे। तुम देख रहे हो फिक्स्ड एसेट 51 है, ओपनिंग स्टॉक 22 है, परचेजेस 95 की हैं, सेल्स 166 की हैं, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 34 हैं, कैरेज 5,000 है, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 7,000, कैश एट बैंक 3,000, हेड ऑफिस 46। तकरीबन वही आइटम्स हैं। लेकिन अब की बार नीचे मैंने क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1,000। फिर नीचे एक और लाइन दे दी, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी कि अब की बार मैंने नीचे ये दो एडजस्टमेंट्स भी दे दी। बाकी वही चीज़ें हैं जो पहले दो क्वेश्चन में थी। हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच फॉर ₹15 लाख, और कह रहा है हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने ब्रांच से 20 लाख रुपए लेने, और क्लोजिंग स्टॉक भी वही है। और वो कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट को हमने जिस दिन खरीदा उस दिन जो रेट चल रहा है वो 60 to $1 यानी कि $1.60 के बराबर है। बाकी एक्सचेंज रेट्स वगैरह भी सब तुम्हें दिए। अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि एडजस्टमेंट नीचे दी होगी, कैसे करा जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को कैसे समझना है ध्यान से देखें। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊं तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। इजंट इट? अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है चीज़ को समझने के लिए। बच्चे तो सोचते सर रीड करा देते तो कितना अच्छा। कौन से यहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन जो है 8.3, इसको भी आप देख ले तो थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इतने में आ जाना चाहिए। पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर्स। पहले तो मैंने लिखा डॉलर्स, यानी कि ये जो पहले दो कॉलम हैं ये तो हमें क्वेश्चन में दिए ही हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट। अभी फिलहाल मैंने इन्हीं को ही लिखा, जस्ट कुछ मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं। बताओ कितने के फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं? सर 51,000 के दिए हुए हैं।
अब मैंने 51,000 जो है अब की बार पहले ब्रैकेट में लिखा, क्वेश्चन में तो 51 दिया था, लेकिन उसने नीचे लिखा था कि फिक्स्ड एसेट में 10% डेप्रिसिएशन देना है। अगर मैं 51,000 का 10% कंप्यूट करूं तो कितना हो जाएगा, 5,100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। तो 51,000 में से मैंने 5,100 माइनस कर दिए और मैंने यहां पर लिख दिया 45,900 और ध्यान से सुने, जो मैंने डेप्रिसिएशन दिया उसको मैंने यहां पर लिख दिया। समझ में आया? यानी कि जो फिक्स्ड एसेट है उसको मैंने तोड़ दिया। ये नेट फिगर है, ये डेप्रिसिएशन, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 51,000 ही हो जाएगा। यानी कि जो एडजस्टमेंट है उसको मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपने एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक 22,000 का दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 22,000 का है। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें परचेजेस गिवन है तो मैंने परचेजेस भी लिख दी और परचेजेस का जो अमाउंट है वो 95,000 है तो 95,000 आपने लिख दिया। परचेजेस के बाद क्वेश्चन में सेल्स हैं तो सेल्स भी आप लिख देंगे और सेल्स जो हैं 166,000 डॉलर्स की हैं तो वो भी आपने लिख दी। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये सब तो मैंने अभी क्वेश्चन की ही फिगर्स उतारी हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि 34,000 डॉलर्स का सामान जो है हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है। उसके बाद कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस हैं और खर्चे जो हैं कैरेज के, कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस कितने हैं भाई? कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस, कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस जो हैं 5,000 के। अब यहाँ पर भी मैंने पहले ब्रैकेट में 5,000 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि नीचे एक एडजस्टमेंट थी, नीचे एक एडजस्टमेंट थी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। याद करो जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इससे पहले के लेवल पे आपको मिलती थी तो आप क्या करा करते थे? पहले रेलिवेंट एक्सपेंस में उसको ऐड करते थे और अपनी लायबिलिटी साइड में दिखा देते थे। तो नीचे उसने लिखा है कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो हैं वो 1,000 के हैं तो मैंने पहले 1,000 इसमें ऐड कर दिया। अब इससे क्या हो गया, जो एक्सपेंसेस हो जाएंगे ये 6,000 के हो जाएंगे। कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस ये 6,000 के, पहले 5,000 थे अब 6,000 के हो गए। लेकिन एट द सेम टाइम अब मैं यहां पर एक आइटम लिखूंगा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड का आइटम है तो इसलिए मैंने इसको क्रेडिट बैलेंस के अंदर लिखा। समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एडजस्टमेंट कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा फिर तुम्हें क्वेश्चन में डेटर्स शायद दिए हुए हैं तो डेटर्स का जो फिगर है, डेटर्स का जो फिगर है कितना फिगर है? 9,000 है तो 9,000 लिख देना। डेटर्स के बाद फिर क्रेडिटर्स भी हैं और क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, क्रेडिटर 7,000 हैं क्या? 7,000 ही होने चाहिए, $7,000। और उसके अलावा कैश एट बैंक भी है, कैश जो है वो 3,000 है और उसके अलावा हेड ऑफिस अकाउंट है। तो हेड ऑफिस अकाउंट जो है, हेड ऑफिस अकाउंट में 46,000 क्रेडिट बैलेंस। ये तो क्वेश्चन में जो दिया था उसी को मैंने उतार दिया, बस फर्क ये है कि नीचे जो दो एडजस्टमेंट थी उसको भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं यहां पर एक्सचेंज रेट लिख देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली हमने रुपी में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए यहां पर भी आप रुपी लिखेंगे। उसके अलावा डेबिट एंड क्रेडिट, और जाहिर है कि लास्ट के ये जो दो कॉलम होंगे ये रिपोर्टिंग करेंसी रुपी में होंगे। अब फिक्स्ड एसेट में कौन सा रेट लगेगा? मैंने बताया था जिस तारीख को हमने खरीदा, ये इंटीग्रल ब्रांच का केस है। जिस रेट से आप फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करेंगे उसी रेट से आप डेप्रिसिएशन को कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने बताया था 60। समझ में आ रहा है? फिर आप ओपनिंग स्टॉक को किससे करेंगे? ओपनिंग रेट से करेंगे। ओपनिंग रेट जो था वो 63 था। परचेजेस जो है उसको आप कन्वर्ट किससे करेंगे? एवरेज रेट से करेंगे 65। सेल्स को भी 65 के हिसाब से करेंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच तो एक्चुअल बेस पर हो जाएगा। कैरेज खर्चा है उसको भी 65 के रेट के हिसाब से करेंगे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है इसलिए क्लोजिंग रेट 67 के हिसाब से करेंगे।
डेटर्स को भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से करेंगे, क्रेडिटर्स को भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से करेंगे, कैश को भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से करेंगे, और हेड ऑफिस जो है वो एक्चुअल बेसिस पर हो जाएगा। बस बाकी तुमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाइड करके जो फिगर्स आ जाएंगी वो तुमने यहाँ पर लिख देनी है। 27,54,000 करेक्ट, 45,900 को 60 से मल्टीप्लाइड करके। इसी तरह डेप्रिसिएशन को तुमने करा तो 3,06,000 आ जाएगा, यानी कि एडजस्टमेंट हमने ट्रायल के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करनी है। 22,000 इंटू 63 जो हो जाएगा वो 13,86,000 हो जाएगा। 95,000 इंटू 65 61,75,000 आपका आ जाएगा। 166,000 इंटू 65 जो है वो 107,90,000। अब जो ये गुड सेंट टू ब्रांच है 34,000, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने कहा हमें गिवन ही थी। हेड ऑफिस ने 15 लाख रुपए के गुड्स भेजे थे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 15 लाख होगी। फिर जो एक्सपेंसेस हैं 6,000 इंटू 65 3,90,000 आप लिखेंगे। एक्सपेंसेस के बाद फिर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1,000 इंटू 67 है, ये क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा। फिर 9,000 इंटू 67 है, 9,000 इंटू 67 जो हो गया कितना आ जाएगा भाई, 6,03,000। 6,03,000। उसके बाद 7,000 इंटू 67 जो है वो 4,69,000 आपका आ जाएगा। 3,000 इंटू 67 2,01,000 आ जाएगा। मेरे को लग रहा है जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें शायद मैंने कैश को कन्वर्ट करना भूल गया था, तो आप लिख लेना। बाई चांस मैंने लिख कर, देखो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे याद आ जाती चीज़ें। यहाँ पर कैश भी लिखना है। जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था वो टोटलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटलिंग वही आ जाएगी। कैश में 3,000 है तो कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं लिखा, तो मैं लिख ही देता हूँ 67, और ये 2,01,000 ये भी आएगा। टोटलिंग ठीक है, चिंता मत करें। देखा, मेरे को याद आ गया तो मैंने इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई भी कर दिया। अच्छा जी, 46,000 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास है। ब्रांच कह रही है हमने $46,000 हेड ऑफिस को देने हैं, और हेड ऑफिस कह रहा है कि हमने 20 लाख लेने हैं। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ रुपी ब्रांच ने हेड ऑफिस को 20 लाख रुपए देने हैं। फिर उसके बाद तुम इनको टैली करोगे। अब देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टैली करूं, और ना ही मैं टैली करता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे फिगर्स याद रहती हैं तो मैं लिख देता हूं। लेकिन आप हमेशा चेक करके लिखने की आदत बना लें। 133,15,000, इज इट क्लियर टू यू? तो बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आ रही है 11,000। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ गई इसको मैं लिखूंगा एक्सचेंज डिफरेंस। वैसे हम बाद में देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो ये नहीं कि ये फायदा है, इसको लॉस माना जाता है, और इसको मैंने कहा P&L में ले जाया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये लॉस है और P&L में ले जाया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि लायबिलिटी साइड बड़ी है तो इसलिए लॉस है। दैट इज द प्रॉब्लम। एसेट साइड बड़ी होती तो फायदा होता। और फिर क्लोजिंग स्टॉक को कन्वर्ट करना आपने भूलना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो कि $20,000 का था, उसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो रेट 67 का अप्लाई करूंगा, तो अल्टीमेटली वो 13,40,000 रुपये आ जाएगा। तो अभी मैंने आज के इस सेशन में आपको बेसिक आइडिया दिया है फॉरेन ब्रांचेस का। अब जाहिर है कि जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम अब कुछ जो क्वेश्चन, जैसा कि हमारी कोशिश है कि हर सेक्शन से रिलेटेड तकरीबन इतने सेक्शन हमने कर लिए हैं। अब उस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी पास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने अब करने हैं, और जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो करने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर इसकी चर्चा होगी। बेसिक्स में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।